स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। ये टॉपिक बोर्ड के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षाओं में भी इससे कोई एक अंक प्रश्न या इस घटना पर आधारित कोई उदाहरण हमेशा पूछा जाता रहा है। तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को समझने से पहले बेहतर होगा एक अन्य वीडियो आप देख लें। उस वीडियो का नाम था माध्यम का निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि प्रकाश किरण किस माध्यम में किधर मुड़ेगी, यानी अवलंब के पास जाएगी या अवलंब के दूर। ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप इस आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसीजन लें कि वीडियो को लाइक शेयर करना है या नहीं। जब कोई भी प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह हमेशा अवलंब से दूर हट जाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस स्थिति में हमारा जो अपवर्तन कोण R है वह आपतन कोण I से बड़ा होता है, अर्थात R का मान I से अधिक होता है। चित्र में आप देखिए, कोई भी आपतित किरण माध्यम सघन में आती है और जब वह माध्यम 2 अर्थात विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। यदि मैं इसी किरण को एक बड़े आपतन कोण पर पुनः भेजता हूं, अर्थात उसी माध्यम से एक किरण में दोबारा भेज रहा हूं एक बड़े आपतन कोण पर, यानी I का मान मैंने बढ़ा दिया है, तो आप देखिए उसी के अनुसार विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान और अधिक हो गया, यानी दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण करीब करीब इस तल के समीप जा रही है जो दोनों माध्यमों का संपर्क तल है। यानी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान समकोण के काफी समीप है, यानी 90 डिग्री के काफी समीप है, जबकि अभी सघन माध्यम में हमारा आपतन कोण 90 से काफी कम दिख रहा है। यदि मैं अब अपने आपतन कोण को थोड़ा सा ही और बड़ा कर देता हूं तो विरल माध्यम में जो हमारी किरण जा रही है अपवर्तित किरण, यह समकोण बना देती है, अर्थात आपतन कोण का मान थोड़ा सा और अधिक करते ही विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में यह किरण ना तो सघन माध्यम में जा रही है ना ही विरल माध्यम में जा रही है, यह दोनों माध्यमों के संपर्क तल में है। अब ये एक विशेष स्थिति है। यदि मैं अब इस आपतन कोण I के मान को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं तो अपवर्तन कोण R का मान 90 से अधिक हो जाता है। 90 से अधिक होने का मतलब है कि यह किरण अब विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में जाएगी। और यदि मैं इस आपतन कोण I का मान थोड़ा सा कम कर देता हूं तो अपवर्तन कोण R का मान 90 से कम हो जाता है, अर्थात अब यह किरण विरल माध्यम में प्राप्त होगी। तो ये एक विशेष स्थिति है जिस स्थिति में किरण ना तो विरल माध्यम में है ना ही सघन माध्यम में। यहाँ एक विशेष स्थिति पैदा हुई। इस स्थिति में हमारा जो भी आपतन कोण है इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। इस क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो गया, यानी जब विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तब हम अपने सघन माध्यम के आपतन कोण I को क्रांतिक कोण कहते हैं। पहचान के लिए क्रांतिक कोण को हम I न लिख करके IC लिखते हैं, यानी I के सफिक्स में C और लगा देते हैं। तो ये क्रांतिक कोण एक विशेष कोण है जिसके लिए हमारा अपवर्तन कोण R समकोण या 90 डिग्री हो जाता है। माध्यमों के अनुसार क्रांतिक कोण 90 से कम ही होता है, वह कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 24 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि किसी सघन माध्यम में हमारा क्रांतिक कोण IC है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस समय अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री होगा। क्रांतिक कोण I का मान सघन माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। हीरे के लिए यह केवल 24 डिग्री होता है और जल के लिए यह 42 डिग्री होता है।
अन्य पारदर्शी माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। हीरा बहुत अधिक चमकीला है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, तो इसलिए यहाँ मैंने जिक्र किया हीरे के लिए क्रांतिक कोण का। देखिए क्रांतिक कोण को हम आई सी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आपतन कोण आई बराबर हो गया आई सी और हमारा अपवर्तन कोण आर हो गया 90 डिग्री। इस स्थिति में हम आसानी से सघन माध्यम के अपवर्तनांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरा माध्यम हमारा वायु है या निर्वात है, तो पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के लिए वायु और निर्वात का व्यवहार लगभग एक समान होता है और निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए हमारे सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम यानी माध्यम 1 से माध्यम 2 विरल माध्यम में जाती है। तो स्नेल के नियम अनुसार जो हमारा नियम था स्नेल का वो था 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो वर्तमान परिस्थिति के लिए यानी वर्तमान में जब हमारा क्रांतिक कोण IC और अपवर्तन कोण R है, इस स्थिति के लिए हम अगर देखें तो नियम लिखा जाएगा 1/n बराबर साइन आई बटे साइन आर। मैंने यहाँ पर 1/n इसलिए लिखा है क्योंकि n है वायु के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, लेकिन किरण जा रही है सघन से विरल में, तो यहाँ लिखा जाएगा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ये प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश किरण का यदि मार्ग उल्टा कर दें तो माध्यमों का अपवर्तनांक भी उल्टा हो जाता है, यानी 1n2 को हम 1/2n1 लिख देते हैं। इसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वर्तमान में हमारे पास है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर 1/n। सघन माध्यम में आपतन कोण है I बराबर IC और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है R बराबर 90 डिग्री। तो हम जब स्नेल के नियम को यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 1/n बराबर साइन आई बटे साइन आर, यानी 1/n बराबर साइन IC बटे साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और हम इसको लिख देते हैं 1, तो हमको मिलेगा 1/n बराबर साइन IC अपॉन 1। ये हो जाएगा 1/n बराबर साइन IC। यदि हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये लिखा जाएगा 1/n बराबर 1/कोसेक IC। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या व्युत्क्रम करते हैं तो हमको मिलता है n बराबर कोसेक IC। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसकी सहायता से हम किसी भी सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष, यदि दूसरा माध्यम वायु या निर्वात है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यदि मैं इस पहले माध्यम में बने हुए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC से थोड़ा सा अधिक कर देता हूं तो क्या होता है, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, जैसे 91, 92, 100 कुछ भी 90 से अधिक। 90 से अधिक होते ही यह किरण अब विरल माध्यम में प्राप्त नहीं होगी, बल्कि यह सघन माध्यम में ही वापस चली जाएगी। यानी आपतित किरण सघन माध्यम से आती है और अब यह दूसरे माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट जाती है। अब यहाँ किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती, अर्थात अपवर्तन नहीं होता, यह किरण इसी माध्यम में लौट रही है, अर्थात परावर्तन हो रहा है। अर्थात प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट रही है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसी घटना पर आने वाली वीडियो में हम कई व्यवहारिक घटनाओं को पढ़ेंगे। ध्यान रखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तब होती है जब किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, वैसे ही किरण विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चित्र में आप देखिए, कोई भी किरण पहले क्रांतिक कोण IC पर आ रही थी,
और यह किरण दोनों ही माध्यमों के संपर्क तल से गुजर रही थी। यह किरण वास्तव में न तो सघन माध्यम में थी न विरल माध्यम में। जैसे ही मैं इस किरण को, आपतित किरण को क्रांतिक कोण से थोड़े से बड़े कोण पर डालता हूं, वैसे ही यह किरण विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट रही है। आप देख रहे हैं। तो ये थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण से संबंधित कुछ बातें। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आगे हम इसी घटना पर आधारित कुछ व्यवहारिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपने देखी है और पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर लीजिए।